सुप्रभात बच्चों। चलिए आज फिर चलते हैं हम अपनी हिंदी कक्षा में। बेटा सबसे पहले तो मैं कल के बारे में थोड़ा बात कर लेती हूँ। कल मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा था नोटबुक का, जिसमें मैंने फर्स्ट पेज ये भेजा था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो बेटा मैंने आपको बताया भी था कि ये जो फर्स्ट पेज है इसको चाहे तो आप सेल्फ लिख कर कोई भी डिज़ाइन बनाकर इस तरह से खुद बना सकते हो, या इसका प्रिंट आउट निकाल कर सीधा इसमें भी कलर वगैरह करके यहाँ पर अपना नाम लिखकर इस फर्स्ट पेज को रेडी कर सकते हो। नोटबुक में हिंदी व्याकरण की नोटबुक में फर्स्ट पेज पर आपको ऐसे ही अपना इंट्रोडक्शन लिखना है हिंदी में, अपना नाम, अपनी कक्षा, विषय, विद्यालय का नाम। ठीक है, ये चीज़ आपको हिंदी में लिखनी आनी चाहिए। फर्स्ट पेज के बाद ये जो आपका नेक्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज के पीछे ये फर्स्ट पेज है ना आपका, इसके पीछे आप क्या लिखोगे यहाँ पर, नियतकालिक परीक्षा एक पाठ्यक्रम। इस यहाँ पर आपको जो व्याकरण का पाठ्यक्रम है वो लिखना है नियतकालिक का, जो आपको मैं भेज चुकी हूँ, ग्रुप में भी भेज चुकी हूँ और आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा पाठ शुरू हो जाता है। तो हमारा पहला पाठ इस बार क्या आ रहा है एग्ज़ाम में, शब्द और पद। शब्द और पद, पाठ शब्द और पद। ठीक है, तो चलिए शब्द और पद में पहले हम शब्द के बारे में जान लेते हैं। तो बेटा शब्द है क्या, ये देखिए, जब मनुष्य को जो है अपने मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या हुआ, लिखित भाषा की ज़रूरत पड़ी। जो वो उसको लिखित भाषा के माध्यम से वो विचारों की अभिव्यक्ति करने लगा, तो उस समय क्या हुआ कि उसके मुँह से जो ध्वनि निकलती थी उसको क्या किया उसने, मुँह से निकली हुई ध्वनियों को लिपि के माध्यम से उन ध्वनियों को है एक लिखित रूप दे दिया। लिपि के माध्यम से, लिपि क्या होता है, भाषा को लिखने का ढंग, और लिपि के माध्यम से उसने जो है लिखित रूप उसको दे दिया। और वो जो चिन्ह बनकर आए, जैसे ये वर्णमाला में क्या है, अ से ज्ञ तक ये सब क्या है, ये लिपि के माध्यम से मुँह से निकली हुई ध्वनि को दिया गया लिखित रूप ही तो है। अब ये जो लिखित रूप आया, जो वर्णमाला के अंदर जो आपके अक्षर होते हैं, ये इनको क्या किया गया, इनका मेल किया गया कि कितनों का, कभी एक का, कभी एक से अधिक का। तो इनका मेल करने से जो हमारा बनकर आया वो क्या कहलाता है, शब्द। अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, शब्द कहते हैं। शब्द की विशेषताएं क्या हैं, शब्द स्वतंत्र होता है। वर्णों का मेल देखिए कैसे, जैसे क, म, ल, 3 वर्णों को यहाँ मिला दिया तो बन गया कमल। और कमल क्या है, एक संज्ञा शब्द है और इसका अर्थ होता है पुष्प। इसका मतलब शब्दों का अर्थ भी होता है। शब्द वर्णों के समूह से निर्मित होते हैं। शब्दों का कोई निश्चित अर्थ भी होता है और ये स्वतंत्र भी होते हैं, सार्थक भी होते हैं, और इन शब्दों को शब्दकोश में रखा जाता है। फिर शब्द के बाद हम आते हैं, हमारे पाठ का नाम है शब्द और पद। ये पद क्या है, पद देखिए, पद क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। पद भी शब्द ही होते हैं, लेकिन इन्हीं जो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं यही पद कहलाते हैं। लेकिन कब कहलाते हैं, जब ये जो स्वतंत्र शब्द होते हैं, इन स्वतंत्र शब्दों को जब व्याकरण के नियमों से बांधकर वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, तो व्याकरण के नियमों से बंधने के कारण, वो वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण वर्णों के समूह से निर्मित स्वतंत्र शब्द क्या हो जाते हैं, शब्द ना कहलाकर शब्द के स्थान पर पद कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि यहाँ पर राम खाना खाता है। राम भी एक क्या है, वर्णों का समूह है, खाना भी, खाता भी, है भी। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर हम राम को अकेला लिखें, राम को वाक्य में ना लिखकर अगर मैं यहाँ पर अलग से लिख दूँ राम, ठीक है, तो अब राम क्या है, अकेला एक शब्द है क्योंकि ये स्वतंत्र है, और राम का अर्थ भी है, राम एक व्यक्ति का नाम है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, लेकिन यही राम शब्द जब वाक्य में आ गया, राम खाना खाता है, तो रहेगी तो संज्ञा ही है, लेकिन ये जो है यहाँ पर अब राम शब्द नहीं कहलाएगा, राम पद कहलाएगा। ये खाना यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है, यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर अब देखो, खाना भोजन एक संज्ञा शब्द है, लेकिन वाक्य में क्या हुआ, इसको व्याकरण के नियमों से बांध दिया ना। राम खाना खाता है, राम के साथ खाता ही लगाना है ना, खाती है नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि राम पुल्लिंग है, क्योंकि हमने व्याकरण में लिंग और वचन पढ़े हैं। राम खाना खाते हैं भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि राम एक वचन है। तो ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, व्याकरण में ही तो पढ़ते हैं नियमों को, लिंग वचन सब।
तो वो ये कह रहा है कि यहाँ पर जो खाना शब्द है संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ पर ये संज्ञा नहीं है, यहाँ पर एक विशेषण पद का कार्य कर रहा है। ये कैसे? राम खाना खाता है, राम क्या करता है? खाना खाता है। क्या काम कर रहा है वो? क्रिया क्या कर रहा है? खाने की, तो क्रियापद हो गया। ठीक है, क्या खा रहा है वो? खाना खा रहा है। तो राम की विशेषता हुई कि वो क्रिया क्या कर रहा है? वो खाना खा रहा है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता हुई, तो यहाँ क्या करेगा? वो विशेषण का पद का काम करेगा, लेकिन कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण। कौन सा विशेषण? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता है ये, तो यहाँ पर ही क्रिया विशेषण पद हो जाएगा। ये संज्ञा पद हो जाएगा, ये क्रिया पद हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण पद हो जाएगा। इनको हम संज्ञा, क्रिया विशेषण और क्रिया नहीं बोलेंगे, क्योंकि वाक्य में व्याकरण के नियमों से बनकर ये प्रयुक्त हो चुके हैं तीनों चारों शब्द। अगर ये तीनों चारों अलग अलग होते स्वतंत्र, तो ये शब्द कहलाते। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा मेरी ये बात कि स्वतंत्र शब्दों को जब व्याकरण के नियमों से बांधकर वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, तो व्याकरण के नियमों से बनने व वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण वर्णों के समूह से निर्मित स्वतंत्र शब्द शब्द ना कहलाकर शब्द के स्थान पर पद कहलाते हैं। ठीक है, राम खाना खाता, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, जब वाक्य में प्रयुक्त हैं तो पद कहलाते हैं। ठीक है, परंतु जब इनको स्वतंत्र रूप में लिखा जाए तो क्या हो जाएंगे? ये पद शब्द हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पद क्या हो जाएंगे आपके? जब इनको स्वतंत्र रूप में लिखा जाए तो ये पद शब्द कहलाएंगे। ठीक है, पद की परिभाषा देखिए। जब शब्दों को व्याकरण के नियमों से बांधकर वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, तो वे शब्द पद कहलाते हैं। ठीक है, ये परिभाषा मैंने आपको बता दी है। इसमें आगे देखिए, शब्द और पद में अंतर क्या क्या होता है। देखिए, हमने शब्द और पद के बारे में पढ़ा, तो वहीं से हमें बहुत कुछ पता चल गया होगा कि शब्द और पद में क्या फ़र्क होता है। शब्द स्वतंत्र होते हैं, जबकि पद व्याकरण के नियमों से बनकर वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। शब्दों को शब्दकोश में स्थान दिया जाता है, जबकि पद को शब्दकोश में स्थान नहीं दिया जाता है। शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, और जबकि आपने देखा कि पदों में क्या हुआ, पदों का अर्थ वाक्यों के अनुसार बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था इसमें कि वैसे तो संज्ञा पद है, लेकिन वाक्य में आने के बाद ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। एक और वाक्य जैसे मैं ले लूँ, आपको कहूँ कि साइकिल एक अच्छा व्यायाम है। अब यहाँ पर देखो, साइकिल क्या है? एक संज्ञा शब्द है ना। ठीक है, और व्यायाम भी क्या है? यहाँ पर क्रिया है। ठीक है, लेकिन कह दूं अगर मैं, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, तो अब देखो व्यायाम किसके बारे में बात की जा रही है? व्यायाम के बारे में। पहले वाक्य में साइकिल एक अच्छा व्यायाम है, व्यायाम एक क्रिया शब्द का काम कर रहा है, और दूसरे वाक्य में व्यायाम स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। यहाँ व्यायाम संज्ञा के स्थान पर आकर एक संज्ञा का काम कर रहा है। और तो दोनों वाक्यों में प्रयोग होने के अनुसार बदल गई ना दोनों चीज़ें। तो यही वो बता रहा है, शब्दों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जबकि पदों का अर्थ वाक्यों के अनुसार बदल जाता है। ठीक है, और पद में दो प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्दों का? कोशीय शब्द, व्याकरणिक शब्द। कोशीय शब्द मतलब जिनको शब्दकोश में रखा जाता है, जिनका पूरा अर्थ होता है, जैसे बाल, क्षेत्र, पुष्प, रवि। ठीक है, ये। और व्याकरणिक शब्द जैसे घायल से लड़ा नहीं जाता, जो व्याकरणिक कार्य करते हैं। ठीक है, ये व्याकरणिक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। कल हम इस पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। सुप्रभात।